हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आपको पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस एंड पैटर्न के बारे में लेके वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस और पैटर्न के बारे में बताऊंगा, जो कि 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अत्यधिक आवश्यक है। इसमें हम पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस और पैटर्न के बारे में जानेंगे। सिलेबस देखिए, अगर हम किसी भी बुक को पढ़ना शुरू करते हैं तो पहले उस बुक का सिलेबस जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो हम वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के यहाँ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इस वीडियो को देखें और इस वीडियो का लाभ उठावे और 2025 की अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे, आइए जानते हैं। इस बार क्या बद इस बार क्या बदलाव हुआ है, न्यू पैटर्न क्या है। दूसरा, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, कौन सा चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है। तीसरा, कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, कौन सा चैप्टर नहीं इम्पोर्टेंट है, किस पर हमें ज़्यादा ज़्यादा मेहनत करना, कौन सा चैप्टर पर हमें ज़्यादा मेहनत करना चाहिए या कौन सा चैप्टर पर हमें कम मेहनत करना चाहिए, इसके बारे में आज हम जानेंगे। उसके बाद कौन सा बुक हमें पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए कि कोई अन्य बुक पढ़ना चाहिए, इसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए, पॉलिटिकल साइंस जो एनसीईआरटी है उसको दो भाग में बांटा गया है। पहला बुक का नाम है पहला बुक का नाम है समकालीन विश्व में राजनीति और दूसरा बुक का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। पहला बुक में हम पढ़ेंगे कि 1945 से लेकर वर्तमान समय तक में विश्व में क्या क्या घटनाएं हुई, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा बुक में हम उन्नीस स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र होने के बाद अभी तक वर्तमान समय तक में भारत में जो जो भी घटनाएं हैं उसके बारे में हम बुक 2 में पढ़ेंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। पहले हम बुक 1 के बारे में जान लेते हैं। इसको थोड़ा इधर कर देते हैं बच्चों। नहीं, नहीं हो, ऐसे नहीं होगा, इधर आने देते हैं। देखिए, बुक वन का नाम है समकालीन विश्व में राजनीति, जिसमें कुल मिलाकर 9 चैप्टर है। 9 चैप्टर के बारे में हमें पढ़ना है। तो पहले बुक का पहला चैप्टर का नाम है शीत शीत युद्ध का दौर, जिसमें हमें 1945 से लेकर 1991 ईस्वी तक जो शीत युद्ध चला था अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच, उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा चैप्टर में दो ध्रुवीयता का 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का पतन हो जाता है और अमेरिका का वर्चस्व पूरे विश्व पर फैलता है। इसके बारे में हम बुक 2 में पढ़ते हैं। उसके बाद चैप्टर 3 है, जिसमें इसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व। 1991 ईस्वी में सोवियत संघ के पतन हो जाने के बाद विश्व पर अब एक शक्ति का वर्चस्व होने लगा, जिसे अमेरिका का वर्चस्व कहते हैं। अमेरिका का वर्चस्व किस किस पर था, इसके बारे में हम पढ़ते हैं तीसरा चैप्टर में।
उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। चौथा चैप्टर है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। जब पूरा विश्व पर अमेरिका का वर्चस्व हो गया, उसका सामना करने वाला कोई भी नहीं था, तो दो संगठन की स्थापना हुई। पहला है यूरोपीय संघ, जिसकी स्थापना 1992 ईस्वी में हुआ था, सोवियत संघ के पतन हो जाने के बाद। इसमें कुल स्थापना के वक्त 28 देश थे, लेकिन 2020 में इससे ब्रिटेन निकल गया और वर्तमान में 27 देश हैं। इसमें खुद का मुद्रा यूरो होता था, खुद का राष्ट्रीय ध्वज होता था। उसके बाद दूसरा संगठन का नाम है आसियान, जो कि पूर्वी देशों का एक संगठन है, जिसकी स्थापना 1967 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कुल मिलाकर 10 देश हैं। उसके बारे में हम इस चौथा चैप्टर में पढ़ते हैं। उसके बाद चैप्टर 5वां है, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। इसमें 5वां चैप्टर में हम जो दक्षिण एशिया में 8 देश हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। दक्षिण एशिया में जो 8 देश हैं, इन 8 देश के बीच कैसा संबंध है, इसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ते हैं। उसके बाद लेसन 6 है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसमें हम पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय, जो कि इसमें WTO, विश्व व्यापार, उसके बाद विश्व बैंक, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। विश्व व्यापार की स्थापना कब हुई? 1995 ईस्वी में। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1945 ईस्वी में। इसके बारे में हम इस लेसन में छठा चैप्टर में पढ़ते हैं। उसके बाद है चैप्टर 7 समकालीन विश्व में सुरक्षा, जो 7वां चैप्टर का नाम है। इसमें हम पढ़ते हैं कि विश्व को सुरक्षित रखने के लिए किस किस संस्था की स्थापना की गई। यूएनओ, उसके बाद विश्व बैंक, विश्व व्यापार, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यूएनओ की स्थापना कब की गई? 1945 ईस्वी में। इसके कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जब भी युद्ध होता है तो इस युद्ध को खत्म करने में यूएनओ का क्या योगदान रहता है, इसके बारे में हम इस लेसन में हम पढ़ते हैं। उसके बाद है 8वां चैप्टर का नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। 8वां चैप्टर में हम पूर्ण रूप से पर्यावरण के बारे में और पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण को दूषित कैसे किया जाता है, इसको स्वच्छ रखने का क्या तरीका है, प्राकृतिक संसाधन क्या क्या है, इसका कैसे यूज करना है, इसके बारे में हम 8वां चैप्टर में पढ़ते हैं। उसके बाद 9वां चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण। 1991 के बाद जो वैश्वीकरण हुआ, उसके बाद पूरा विश्व एक गांव के समान हो गया, जिसके बाद एक देश दूसरे देश में जाकर आसानी से व्यापार कर सकता था। इससे यह हुआ कि सामान जो दूसरे देश की सामान थी, हमें कम रुपया में अपने देश में उपलब्ध हो गया था। उसके बाद इस एक देश का टेक्नोलॉजी दूसरे देश के पास जाने लगा। इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वैश्वीकरण के बाद विश्व को क्या क्या लाभ हुए, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने फ्रेंड के यहाँ ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड भी इस वीडियो का लाभ उठावे और 2025 में जो बोर्ड एग्जाम देंगे, उसका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस के बारे में अच्छी तरह से जान लें, ताकि पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में उन्हें आसानी हो। ऐसे हम आपको पॉलिटिकल साइंस का कल से हम पहला चैप्टर शुरू कर देंगे और हमारे चैनल पर आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा और अंतिम तक पढ़ाया जाएगा और VVI चीज बताया जाएगा, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में 450 प्लस नंबर आसानी से ला सके। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद हम बुक 2 में आ जाते हैं, जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति।
पहला बुक का नाम क्या था? समकालीन विश्व में राजनीति। उसमें हम विश्व के बारे में पढ़ते हैं पहला बुक में। अब दूसरा बुक में हम पढ़ेंगे कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद भारत की क्या स्थिति थी, भारत ने क्या क्या बने, भारत में क्या क्या बदलाव हुए, भारत में क्या क्या हुए, उसके बारे में अभी तक में जो जो हुआ उसके बारे में हम पढ़ते हैं। दूसरा बुक में कुल मिलाकर नौ चैप्टर है, जिसमें से पहला चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। पहला चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि भारत जब स्वतंत्र हो गया तो भारत दो भागों में विभाजन हो गया, पहला पाकिस्तान, दूसरा इंडिया। जिसके बाद भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी और भारत में कुल मिलाकर 565 रियासतें थी, जिसे एक करना था और राष्ट्र का निर्माण करना था। इसके बारे में हम पहला चैप्टर में पढ़ते हैं। उसके बाद बुक 2 का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। दूसरा चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि हमारा देश का निर्माण भी हो गया है। अब हम चुनाव करेंगे, जिसमें चुनाव हुआ और कांग्रेस का जीत हुआ। जिसके बाद लगातार कांग्रेस का एक तरफा जीत होते ही रहा, जिसे एक दल का प्रभुत्व, एक पार्टी का प्रभुत्व कहते हैं। इसके बारे में हम दूसरा चैप्टर में पढ़ते हैं। उसके बाद तीसरा चैप्टर का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। जब जब भारत में चुनाव भी हो गया तो अब जितने भी नेता हैं वे एक प्लानिंग के तहत देश का कैसे विकास करे, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि पंचवर्षीय योजना कब आया, किसका क्या काम है, योजना आयोग कब आया, इसका क्या काम है, इसके बारे में हम तीसरा चैप्टर में पढ़ते हैं। उसके बाद बुक चैप्टर चौथा 4 का नाम है भारत के विदेश संबंध। इसमें हम पढ़ते हैं कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उसके साथ कैसा संबंध भारत का है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद चैप्टर 5वां का नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौती और पुनर्स्थापना। इसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे 1967 ईस्वी के चुनाव के बाद कांग्रेस का प्रभुत्व धीरे धीरे खत्म होने लगा। इसके खत्म होने के कई कारण थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु और कई अनुभवी नेता को इस पार्टी को छोड़ देना, इंदिरा गांधी कांग्रेस की नेतृत्व कर रही, जिसके चलते कांग्रेस का 1967 ईस्वी में प्रभुत्व धीरे धीरे खत्म होने लगता है। लेकिन 1971 ईस्वी में कांग्रेस फिर बहुमत से जीतता है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि कांग्रेस की फिर से पुनर्स्थापना कैसे हुई, कैसे वे पुनः सत्ता में आई, इसके बारे में हम चैप्टर 5 में पढ़ते हैं। उसके बाद है छठा चैप्टर, जिसका नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इसमें हम मुख्य रूप से 1975 में जो आपातकाल लगा था इसके बारे में पढ़ते हैं कि आपातकाल कितने दिनों तक चला था। 2 वर्ष ऐसे ही अथी क्या 2 वर्ष तक चला, 2 वर्ष के आसपास तक चला था। उसके बाद यह किसके शासन काल में हुआ था, तो इंदिरा गांधी के शासन काल में हुआ था, आपातकाल लगा था। क्यों लगा था, इसके बारे में हम छठा चैप्टर में पढ़ते हैं। आपातकाल लगने के बाद भारत का क्या हालत हो गया था, इसके बारे में पढ़ते हैं। और उसके बाद आपातकाल खत्म होने के बाद जनता पार्टी किस तरह से बनती और बनने के साथ साथ वह कैसे सत्ता में आ जाती है, इसके बारे में हम छठा चैप्टर में पढ़ते हैं। उसके बाद हम चैप्टर 7 पर आ जाते हैं, जिसका नाम है जन आंदोलन का उदय। इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से जो जन आंदोलन हुआ था, जन आंदोलन का मतलब होता है कि किसी एक व्यक्ति के लिए आंदोलन नहीं, पर किसी एक व्यक्ति के लिए आंदोलन नहीं कि सभी समाज में जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं सभी के लिए आंदोलन हो तो उसे जन आंदोलन कहते हैं। इसमें हम चिपको आंदोलन पढ़ते हैं, जो कि इसमें पेड़ को बचाने के लिए लोग पेड़ों से चिपक जाते थे, इसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसमें हम जो नर्मदा नदी पर बांध बन रही थी उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद तारी विरोधी आंदोलन, कैसे आंध्र प्रदेश के महिलाओं ने
तारी विरोधी आंदोलन किया था, इसके बारे में हम चैप्टर 7 में पढ़ते हैं। उसके बाद चैप्टर 8 का नाम है क्षेत्रीय आकांक्षा, जिसमें हम मुख्य रूप से क्षेत्रीयवाद पढ़ते हैं। इसमें कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति किस तरह से अग्रसर रहता है कि अपने क्षेत्र को कैसे विकास करना, अपने देश के विकास में कैसे मदद करना, इसके बारे में हम पढ़ते हैं क्षेत्रीय आकांक्षा चैप्टर 8 में। उसके बाद चैप्टर 9 है भारतीय राजनीति में नए बदलाव। चैप्टर 9 में है कि भारतीय राजनीति भारत में जो राजनीति है उसमें क्या क्या नए बदलाव हुए हैं, उसके बारे में हम चैप्टर 9 में पढ़ते हैं। बस इतना ही है चैप्टर 2, बुक 2 में बस इतना ही हमें पढ़ना है। मात्र 9 ही चैप्टर है, इसके बारे में पढ़ना है। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जान लेते हैं कि हमें क्या और क्या क्या जानकारी लेना है। पहला पहला जानकारी हम आपको देते हैं, इस बार क्या बदलाव हुआ है, न्यू पैटर्न क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, इस बार कोई भी बदलाव नहीं हुआ। बिहार बोर्ड में इस बार कोई भी बदलाव नहीं आया, न्यू पैटर्न नहीं है। जो पिछले बार का पैटर्न था वही पैटर्न इस बार भी है। इस बार कोई बदलाव नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन अन्य बोर्ड जो है जैसे झारखंड बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, उसमें बदलाव हुआ है, लेकिन बिहार बोर्ड में नहीं बदलाव हुआ है। उसके बाद जानकारी नंबर 2, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। पहले जान लेते हैं हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है। देख ली, चैप्टर 1 चैप्टर 1 इम्पोर्टेंट नहीं है। चैप्टर 2 2 में डबल स्टार लगा देते हैं, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद तीसरा चैप्टर भी तीसरा चैप्टर भी हमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चौथा चैप्टर भी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद पांचवा चैप्टर भी इम्पोर्टेंट, इसमें भी डबल स्टार लगा देते हैं। उसके बाद छठा चैप्टर बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है, इसमें ट्रिपल एक्स लगा देते हैं। भी बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर 8 चैप्टर 8 भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसमें सेकेंड स्टार। उसके बाद वैश्वीकरण, इसमें भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है। तो हम इसमें तो पहला बुक में हम मुख्य रूप से चैप्टर 2, चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 8 और 9 को सबसे ज्यादा ध्यान देकर पढ़ेंगे। जिस पर सबसे ज्यादा हम ध्यान देंगे उसका पहला बुक में वो है 2, लेसन 2, लेसन 5, लेसन 6, लेसन 8, लेसन 9, इसके बारे में हम ज्यादातर पढ़ेंगे। उसके बाद जितना भी लेसन है 3, 4, 7, इस पर उतना ध्यान हम नहीं देंगे, लेकिन इसको भी हम पढ़ाएंगे। इस पर यह भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद सेकेंड बुक में आ जाते हैं। देखिए, सेकेंड बुक में पहला चैप्टर तो MBBI है। उसके बाद दूसरा चैप्टर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तीसरा चैप्टर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। चौथा चैप्टर भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पांचवा चैप्टर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन छठा चैप्टर बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सातवां चैप्टर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसमें 1 स्टार लगाते हैं। उसके बाद आठवां चैप्टर भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और नौवां चैप्टर भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सॉरी, आठवां चैप्टर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा सा इसमें हमें
पढ़ना है। तो हमें इसमें मुख्य रूप से चैप्टर 1, 3, 4, उसके बाद 6, 7 और 8, ये कुल मिलाकर हमें छः चैप्टर पढ़ना है बुक 2 में। उसके बाद इस पर ज़्यादा ध्यान देना। उसके बाद जो बच्चा 3 चैप्टर है उस पर उतना ध्यान नहीं देना, लेकिन उसको भी हमें पढ़ना है और हम आपको उस चैप्टर पढ़ाएंगे। तो आप जान लिए कि हमें क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। मैंने जो जो चैप्टर बताया है इम्पोर्टेंट है, उसको आप नोट कर लीजिए ताकि आप उस चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान दे सके और परीक्षा के वक्त उस चैप्टर को पढ़ के जाइएगा, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। उसके बाद तीसरा है कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी मैंने बता दिया कि पहला बुक में 5 चैप्टर इम्पोर्टेंट है और दूसरा बुक में 6 चैप्टर इम्पोर्टेंट है। कुल मिलाकर हमें 18 चैप्टर में से मात्र 11 चैप्टर पर ही सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद है हमें कौन से बुक से पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, इसके बारे में जानते हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि बिहार बोर्ड एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछता है, तो आपको एनसीईआरटी पर ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और एनसीईआरटी को ही पढ़ना पड़ेगा। देखिए एनसीईआरटी को 2 बुक में बांटा गया था, मैंने बताया था, तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा और एनसीईआरटी पर ही ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं कि ऑनलाइन पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं और ऑफलाइन पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं। देखिए ऑनलाइन पढ़ने के बहुत ही फ़ायदे हैं, जैसे आपका समय बचत होगा। उसके बाद आपका कोई क्लास छूट गया तो बाद में इस क्लास को कर सकते हैं। उसके बाद आपको कम फीस में आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा ऑनलाइन क्लास का, ये फ़ायदे हैं। लेकिन ऑफलाइन में आपका समय नहीं बचेगा, जाने आने में समय जाएगा। उसके बाद वहाँ वहाँ पर आपको ज़्यादा फीस भी लगेगा, 4 से 5 हज़ार लग जाएगा। लेकिन ऑनलाइन में 1 से 2 हज़ार बहुत हो गया। उसके बाद ऑफलाइन में जो आपका क्लास छूट गया वह क्लास दोबारा आप नहीं कर सकते। यही है ऑफलाइन और ऑनलाइन में अंतर। देखिए एक बात जान लीजिए, बुक 1 में जो है ना इससे मात्र 45% क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बुक 2 में जो है ना इससे 55% क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए इस बार हम पहले पहले बुक 2 को पढ़ाना शुरू करेंगे, जो कि बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। इससे सबसे ज़्यादा परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए इस बार इसको सबसे पहले हम बुक 2 को ख़त्म करेंगे, उसके बाद बुक 1 को ख़त्म करेंगे। बस इतना ही जानकारी है पॉलिटिकल साइंस के बारे में। कल से हम आपका फर्स्ट लेसन बुक 1 का फर्स्ट लेसन लेकर चले आएंगे और आपको डेली जुड़ना है और वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना है और समझना है, ताकि आपको उस लेसन का हर वीवीआई क्वेश्चन याद हो और परीक्षा में आप अच्छी तरह से लिख सके। बस इतना ही आपको जानकारी देना है पॉलिटिकल साइंस में। बस आप वीडियो को छोड़ने से पहले बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के यहाँ जरूर शेयर करें इस वीडियो को, ताकि वे भी इस वीडियो का लाभ उठावे। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम कल आपसे मिलते हैं दोपहर 1 बजे। दोपहर 1 बजे और शाम को 8 बजे मिलते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू बच्चों।